गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो उसके बारे में आपको कल पूरी डिटेल के साथ बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्ध्वपातन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ऊर्ध्वपातन होता क्या है? अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, ठोस को क्या किया? गर्म। तो ठोस किस में बदलता है? द्रव में। और द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा किया तो द्रव बदल जाता है किसमें? ठोस में। यानी कि ठोस को गर्म करेंगे द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे ठोस में। यह अवस्था परिवर्तन का सामान्य नियम है। लेकिन प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कपूर, नेफ्थलीन, नौसादा, इन पदार्थों को यदि हम गर्म करेंगे, जैसे कपूर को गर्म करो तो कपूर को गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में, क्योंकि कपूर क्या है? ठोस। कपूर सीधे ही किसमें बदल जाएगा? वाष्प में। यानी कि ठोस से सीधे क्या बन रहा है? वाष्प। और वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। इसमें कौन सी अवस्था नहीं दिखाई दे रही है हमें? द्रव। द्रव अवस्था इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ठोस को गर्म करेंगे द्रव वाष्प में बदल जाएगा। किसी भी चीज को, कपूर को, नेफ्थलीन को, नौसादर को, किसी को भी जब हम गर्म करेंगे, ये सभी ठोस है। ठोस को गर्म करने के साथ ही वो किसमें बदल जाते हैं? वाष्प में। और वाष्प को ठंडा करने पर वो बदल जाते हैं किसमें? ठोस में। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या हुई? कुछ पदार्थों को गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात यदि हम इसको संकेत रूप में लिखें, ठोस, ठोस को गर्म किया, इसमें बदल जाएगा वाष्प में। वाष्प को ठंडा किया, वाष्प को ठंडा किया, ठोस में बदल जाएगा। ये चिन्ह आप जानते ही हो, रिवर्सिबल चिन्ह है जिसको उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं। ठोस को गर्म करने पर वाष्प, वाष्प को ठंडा करेंगे तो ठोस। तो इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ओके।
अब ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जैसे हमें दो पदार्थों को अलग करना है तो किस प्रकार हम उनको अलग करेंगे, ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं एक प्रयोग के द्वारा। परिभाषा अच्छी प्रकार समझनी है सभी को। कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प को ठंडा करने पर वो सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ हम दैनिक जीवन में देखते हैं? नौसादा, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये सभी पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ओके, अब हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जैसे मान लीजिए नमक और नौसादार आपस में मिल गया, क्योंकि नमक और नौसादार देखने में लगभग एक जैसे होते हैं। व्हाइट कलर का ही नौसादार होता है, हल्का भूरा सा रंग का, और नमक व्हाइट होता ही है। दोनों ही पाउडर रूप में होते हैं। अब मान लीजिए गलती से नमक में नौसादार मिल गया, तो हम इनको पृथक कैसे करेंगे एक दूसरे से? तो उसके लिए जो विधि काम में ली जाएगी उस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। नमक प्लस नौसादार, ये दोनों आपस में मिल गए, इनका पृथक्करण करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए उपकरण व्यवस्थित करेंगे। उपकरण में हम ये तिपाया है, इसके ऊपर हम एक कीप रख देंगे। तिपाया के नीचे बर्नर लगा देंगे गर्म करने के लिए। कीप के अंदर क्या रख देंगे? नमक प्लस नौसादार। एक प्लेट के अंदर, यहां पर एक चीनी मिट्टी की प्लेट लेकर के उस प्लेट के अंदर हमने क्या रख दिया? नमक प्लस नौसादार। नमक यानी कि NaCl, नौसादार यानी कि NH4Cl। तो इनका मिश्रण इस प्लेट के अंदर रख दिया। कीप का मुंह ऊपर से बंद कर दिया, रुई का फाया लगा दिया, इसमें रुई से इसको बंद कर दिया ताकि वाष्प बाहर न जा पाए। अब हमने इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो हम ये जानते हैं नौसादार ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो इस मिश्रण में से नौसादार किसमें बदल जाएगा? वाष्प में। नौसादार किसमें बदलेगा? वाष्प में, गर्म करने पर। और वाष्प कहां पर उठेगी? ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। अब बाहर ये जा नहीं पाएगी क्योंकि यहां पर हमने क्या लगा दिया? रुई। तो रुई इसको बाहर जाने से रोक देगी, और नौसादार की जो वाष्प है वो इसकी दीवारों पर यहाँ पर ठोस में बदल जाएगी। क्योंकि वाष्प आपको पता ही है, जैसा बताया था, इसमें ठोस बदला किसमें? पहले वाष्प में, यानी कि नौसादार वाष्प में बदला। और वाष्प को जब हमने ठंडा किया, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा होकर बदल जाएगा किसमें? ठोस में। और वो ठोस यहाँ पर दीवारों पर, कीप की दीवारों पर एकत्रित
हो जाता है। इसको हम खरोच करके अलग कर लेंगे। तो ये तो इकट्ठा हो गया क्या, नौसादर, और यहां पर क्या शेष रह जाएगा, नमक। इस प्रकार नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इस विधि को कहा जाता है कौन सी विधि, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ओके। अब हम तापमान की दो महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तापमान को मापने की वैसे तो 3 इकाइयां होती हैं। तापमान, टेम्परेचर, कौन कौन सी इकाइयां होती है, एक तो होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को किससे इंडिकेट करते हैं, डिग्री सेल्सियस। सी लिख देंगे, उसके लेफ्ट साइड में ऊपर क्या लगा देंगे, डिग्री। दूसरा होता है फारेनहाइट, एफ लगा करके यहाँ पर डिग्री लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, फारेनहाइट। और तीसरा जो वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं प्रयोगशाला में, उसको कहते हैं केल्विन। इसको इंडिकेट किया जाता है कैसे, इसमें कोई डिग्री नहीं लगाई जाती। तो तापमान की 3 इकाइयां होती है, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। फारेनहाइट के बारे में यहाँ पर 9th क्लास में कोई जानकारी आपके बुक में नहीं है। अभी फिलहाल जो आपके कोर्स में है वो 2 डिग्री, 2 इकाइयों के बारे में हम जानेंगे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इनको आपस में किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए ये 2 नियम याद रखना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 27 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, केल्विन में, तो कैसे बदलेंगे, 27 और उसमें कितना प्लस कर देंगे, 273। तो 273 और 27 को जोड़ेंगे, कितना आया, 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, 300 केल्विन। अर्थात जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 प्लस किया जाता है। ओके। अब इसके बाद में इसका उल्टा, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है, 273 घटाया जाता है। जैसे 500 केल्विन है, 500 केल्विन को हमें बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो 500 में से कितना माइनस कर दिया जाएगा, 273। तो 273 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, ये हो गए 9, 9 में से 7 गए 2, ये हो गए 4, 4 में से 2 गए 2, 227 केल्विन। इस प्रकार से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जा सकता है। इसके लिए किताब के अंदर
एक टेस्ट एक्सरसाइज बीच में दी हुई है, उसको सभी देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देखो, हम दैनिक जीवन में खूब देखते हैं कि कपड़े धोकर के हम सुखाते हैं, कहाँ पर? धूप में। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। उनमें जो पानी की मात्रा आई वो कहाँ पर चली गई? वो जो पानी की मात्रा थी कपड़ों के अंदर, वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ गई। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण, यानी कि पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो ये हमारा अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वाष्पीकरण। जल का वाष्प में, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं प्रकृति में बारिश होती है, क्योंकि समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों, इन सब का जो पानी होता है, पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प में बदलता है। ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर उठती है, ऊपर होकर कंडेंसेट यानी कि ठंडी होकर के वापस किस में बदल जाती है? बूंदों में। और फिर ये बूंदों के रूप में यहाँ पर आती है और पानी की सभी जगह पूर्ति करती है। तो ये जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, इसके कारण हमारे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण चक्र, जिसको जल चक्र कहते हैं, उसका इससे संचालन होता है और सभी को जल मिल पाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वाष्पीकरण कम ज्यादा होता है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कौन? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इसको हम ऊष्मा नाम दे सकते हैं। जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश धरती पर गिरेगा, नदियों, झीलों, जितने भी जलाशय उन पर गिरेगा, उतना ही पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य का प्रकाश बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ओके। दूसरी चीज, सतह का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा। जैसे आपने एक तौलिया पानी से धोया, अब तौलिए को एक तो आपने बिना खोले वैसे ही सुखा दिया, दूसरा आपने तौलिए को खोल करके सुखाया। कौन सा जल्दी सूखेगा? जब खोल करके सुखाएंगे, क्योंकि खोलकर सुखाने से उसका सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ज्यादा क्षेत्र पर सूर्य की उष्मा गिरेगी, जल्दी सूखेगा वो। अगर आपने उसको खोला नहीं, वैसे ही सुखा दिया, तो देरी से सूखेगा। तो एक ये कारक है, कौन सा? सतही क्षेत्रफल। तीसरा जो कारक है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है? पानी, जो पानी की मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? हवा के अंदर। नमी, वायु के अंदर जो नमी पाई जाती है उसको कहा जाता है आर्द्रता। अगर वायु के अंदर नमी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। तभी तो जो बारिश के दिन होते हैं उनमें कपड़े देरी से सूखते हैं। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम होगी। फोर्थ जो कारक है वो है वायु की गति, अर्थात वायु की गति, यानी कि वायु का जब प्रवाह बढ़ता है तो वायु का प्रवाह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। जैसे जब तेज हवाएं चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं,
और जब हवाएं नहीं चलती है तो कपड़े देरी से सूखते हैं। ठीक है, तो हवा की जो गति होती है उससे भी वाष्पीकरण की जो दर है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये अपना अंतिम टॉपिक था, वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।